गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि टाइम चल रहा है अपना, सारा विश्व इस वक्त कोविड-19 वायरस के संक्रमण से सफ़र कर रहा है और बहुत सारे लोग इसमें प्रभावित भी हुए हैं और यही कारण है कि आप लोग भी सब स्कूल से वंचित हो अभी, और उसी की वजह से आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि आप तक बेहतरीन पहुंचे। और मेरे साथ आप डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी। देखते हैं कि अभी तक अपन ने टॉपिक जो पढ़ा वो डाइजेशन चल रहा था, काफ़ी लंबी प्रोसेस थी इसकी, और आज इस वीडियो में या कहें कि इस सेशन में अपन इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले 1-1.5 मिनट में मैं इसको रिवाइज करता हूँ कि कैसे अपन ने इसकी स्ट्रक्चर देखी, कैसे इसकी मैकेनिज्म देखी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो था आपका एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अपन ने बात की थी कि ये माउथ से लेकर के एनस तक पाई जाती है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 8 to 9 मीटर्स होती है। इसके बाद अपन ने बात की थी कि इसके जो पार्ट्स हैं वो वेरियस पार्ट्स थे, माउथ, देन बकल कैविटी, देन फेरिंग्स को भी डिवाइड अपन ने 3 पार्ट्स में किया था। नेजोफेरिंग्स जो नसल कैविटी से जुड़ा होता है, ओरोफेरिंग्स जो माउथ से जुड़ा होता है, और फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि लैरिंग्स से कनेक्ट होता है उसको अपन लैरिंजियोफेरिंग्स बोलते हैं। इट मीन्स फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। उसके बाद अपन पहुंचे थे ईसोफेगस पे। ईसोफेगस कनेक्ट थी आपकी स्टोमक से। स्टोमक के बाद अपन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में, और वो 3 पार्ट्स थे आपके फर्स्ट ड्योडिनम, सेकंड जेजुनम और थर्ड इलियम। फिर उसके बाद अपन की आती थी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट आपका सीकम, सेकंड पार्ट और लॉन्गर लार्ज पार्ट था वो था आपका कॉलन, और देन रेक्टम। रेक्टम का जो बिल्कुल एंड पार्ट था वो एनल कैनाल, और जहाँ पे एनल कैनाल एंड होती है उस पार्ट को अपन एनस बोलते हैं। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर थी और इसके वेरियस पार्ट्स को अपन ने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से उसको जान गए होंगे। देन उसके बाद अपन ने इसकी मैकेनिज्म की बात की थी। तो मैकेनिज्म में अपन ने देखा था सबसे पहले कि माउथ के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता। हाँ, बकल कैविटी में डाइजेशन हुआ था, वो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का 1% डाइजेशन हुआ था। कार्बोहाइड्रेट के 1% डाइजेशन के बाद अपन ने फूड को बोला था बोलस। अब वो बोलस फेरिंग्स एंड ओएसोफेगस के थ्रू स्टोमक तक पहुंचता है, और उस स्टोमक में लगभग ये फूड 4 to 6 आवर्स तक स्टे करता है। देन वहाँ पे डाइजेशन, उसी दौरान इस फूड का डाइजेशन होता रहता है, और डाइजेशन के बाद जो कंप्लीट फूड था उसका मीडियम एसिडिक हो जाता है ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ HCl एसिड। देन आफ्टर द डाइजेशन इन स्टोमक फूड इज कॉल्ड काइम, और काइम का नेचर था कैसा, एसिडिक। उसके बाद ये काइम आपका पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्योडिनम में, जहां पे बाइल जूस गाल ब्लैडर से आता है और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज ग्लैंड से आता है। बाइल जूस का काम था जो स्टोमक से पहुंचा हुआ एसिडिक फूड काइम है उसको न्यूट्रलाइज करना, जबकि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा फूड के वेरियस पार्ट्स या वेरियस कंटेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है। मैं समझता हूं कि ड्योडिनम में अपन ने डाइजेशन की बात कर ली थी, और लास्ट में अपन बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की। तो देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड आखिर में है क्या, और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, और किस तरीके से इसका डाइजेशन होगा। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो चीज़ पाई जाती है वो DNA एंड RNA है। थोड़ा सा आप सभी लोग इससे परिचित हैं। DNA का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA की बात करें अपन, इसको मैंने बोला डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज का मतलब यहाँ पे एक शुगर है जिसको बोलते हैं राइबोज शुगर। शुगर यानी वही कार्बोहाइड्रेट। डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, लैक है,
और जबकि यहाँ पे बोलते हैं अपन राइबोज शुगर। तो मैं आपको बता दूं कि जो राइबोज है वो राइबोज 5 कार्बन की एक साइक्लिक चेन है, और 5 कार्बन की साइक्लिक चेन में डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। तो इसका मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट आयन, ये तीन चीज मिलकर के क्या बनाती हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं। अंतर डीएनए और आरएनए में सिर्फ इतना सा है कि डीएनए में एक ऑक्सीजन राइबोज शुगर के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, जबकि राइबोज शुगर ये बोला था मैं आपको कि क्या है, 5 कार्बन की हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है और राइबोज भी क्या है, 5 कार्बन की चेन है। बस क्या होता है कि यहां पे एक ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, -1 ऑक्सीजन, बस अंतर इतना सा है। इसके अलावा डीएनए या आरएनए के फॉर्मेशन में नाइट्रोजिनस बेस पार्ट लेते हैं। नाइट्रोजिनस बेस होते हैं आपके प्रिमिडीन और प्यूरिन, प्रिमिडीन और प्यूरिन। ठीक है, इसके बाद प्रिमिडीन और प्यूरिन को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है थाइमीन और साइटोसिन में, जब वाइल यहां पे है एडेनिन एंड ग्वानिन। इस तरीके से टोटल जो अपने पास नाइट्रोजिनस बेस है वो होने को तो कितने हैं, 2 हैं, प्रिमिडीन और प्यूरिन। लेकिन प्रिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक है आपका थाइमीन और एक है आपका साइटोसिन। वाइल प्यूरिन जो बेस है वो भी 2 होते हैं आपके, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। इसके बाद आता है आपका फास्फेट आयन PO4-3। ठीक है, ये आपका क्या है, फास्फोट आयन है। होने को तो ये किस फॉर्म में होता है, फास्फोरिक एसिड फॉर्म में होता है, लेकिन H3PO4 फास्फोरिक एसिड फॉर्म में होता है, लेकिन जो डीएनए फॉर्मेशन में या आरएनए फॉर्मेशन में फास्फोरिक एसिड का पार्ट आता है वो केवल और केवल कौन सा आता है, फास्फेट आयन का आता है। जैसे अगर इसको अपन ब्रेक करें तो ये टूटता है किसका, अपन HN प्लस फास्फेट आयन में, और ये HN और फास्फेट आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, फास्फोरिक एसिड। लेकिन जब बात आती है डीएनए या आरएनए फॉर्मेशन की तो फास्फोरिक एसिड का क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का आयन फॉर्म में आना या किसी भी एलिमेंट का आयन फॉर्म में आना ही आयोनाइजेशन होता है। आयन का मतलब जिसके ऊपर कैटायन जिसके ऊपर चार्ज आ जाता हो, पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए। यदि कोई भी आयन या कंपाउंड या कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपका चार्ज गेन करता है, अब नेगेटिव चार्ज गेन करेगा तो एनायन बनेगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा तो कैटायन बनेगा। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, देखते हैं अपन। अब बात आती है कि किस तरीके से डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस, कोई सा भी एक नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, मैंने कहा शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्या, न्यूक्लियोसाइड। और यदि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ क्या मिल जाता है, फास्फेट आयन मिल जाता है, तो बनी हुई स्ट्रक्चर कहलाती है क्या, न्यूक्लियोटाइड। देखें इधर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कब कहलाएगा, जब फास्फेट आयन नहीं होगा। यदि केवल और केवल क्या हो, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो या नाइट्रोजिनस बेस हो तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। इसके साथ यदि फास्फेट आयन भी जुड़ जाता है न्यूक्लियोसाइड का, तब बनता है आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड। और यदि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, मींस पॉलीमर बनाते हैं, तो बनी हुई स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाएगी, न्यूक्लिक एसिड कहलाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड है, मैंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी यूनिट्स, यानी ये खुद एक क्या है, सिंगल यूनिट है। खुद सिंगल यूनिट है तो इसको बोल सकता हूं मैं कि ये मोनोमर है। अब इस न्यूक्लियोटाइड का होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमर बनने की प्रोसेस। तो बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाती है आपकी? न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या हो सकती है? डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप शुरू में ही देख चुके हैं कि अगर डीएनए बनना होगा तो कौन सी शुगर पार्ट लेगी? डीऑक्सीराइबोस शुगर पार्ट लेगी, और यदि आरएनए बनना होगा तो कौन सी शुगर पार्ट लेगी? राइबोस शुगर पार्ट लेगी। अब बिल्कुल अपन को आवश्यकता नहीं थी डाइजेशन में ये चीज पढ़ने की, लेकिन बात आती है कि मैं अगर डायरेक्ट आपको बताता कि कैसे टूटता है तो फिर दिक्कत, थोड़ा सा आप परेशानी फील करते। लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप कोई परेशानी फील नहीं करेंगे। अब मुझे करना क्या है कि उल्टा चलना है। न्यूक्लिक एसिड है हमारी बॉडी के अंदर, न्यूक्लिक एसिड भी पहुंचते हैं, तो उनको भी क्या है तोड़ा जाता है वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की द्वारा। न्यूक्लिक एसिड है, अब आप समझ गए होंगे कि देखो न्यूक्लिक एसिड है, बना किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना? न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट आयन से। और ये न्यूक्लियोसाइड किससे बना? डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से। तो कुल मिला के ये ब्रेक होना शुरू करेगा, और ये ब्रेक होते होते लास्ट में कहां तक आएगा? यहां तक आएगा। तो देखते हैं कि कैसे इसका डाइजेशन होता है या कैसे ये टूटता है। डोडिनम में अपन ने डाइजेशन की बात करी, तो डोडिनम में डाइजेशन की बात अपन ने स्टार्च के लिए एंजाइम जो काम आया था वो एमाइलेज था, और उसको तोड़ा था अपन ने किसमें? माल्टोस में। यानी कि आपका पॉलीसैकेराइड टूट गया था किसमें? डाइसैकेराइड में। उसके बाद अपन ने प्रोटीन को तोड़ा था किस एंजाइम के द्वारा? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों ही आते हैं कहां से? पैंक्रियाटिक जूस से। और वो प्रोटीन को तोड़ते हैं किसमें? डाइपेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में। इसके बाद अपन ने बात की थी फैट के डाइजेशन की या लिपिड के डाइजेशन की। तो फैट और लिपिड के डाइजेशन में जो एंजाइम काम आता है वो आपका लाइपेज एंजाइम था, और उसको तोड़ता है वो किस किस में? ग्लिसरॉइड और फैटी एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉइड में। एक खास बात यह है कि डोडिनम में मैक्सिमम फैट डाइजेस्ट होती है। इट मींस, इसका मतलब मैंने बोला कि मैक्सिमम फैट इज डाइजेस्ट इन ए डोडिनम। इसका मतलब स्टोमक से जो फूड आया है वहां पे फैट का डाइजेशन लगभग नहीं हुआ था, या हुआ है तो बहुत कम हुआ है। और मैंने कहा कि मैक्सिमम हो जाती है कहां पे? डोडिनम में। तो इसका मतलब स्टोमक में तो कम हुआ ही हुआ, इसके बाद भी कम होना है। यानी डोडिनम के बाद जब फूड जेजुनम से होता हुआ इलियम में पहुंचेगा तो वहां पे भी बहुत कम डाइजेशन होगा। तो ये माना जाता है कि इन मोस्टली पर्सन्स लिपिड डाइजेशन स्टार्ट इन डोडिनम एंड मोस्टली फैट इज डाइजेस्ट इन डोडिनम। यानी कि मैक्सिमम पर्सन्स में फैट का डाइजेशन डोडिनम में ही स्टार्ट होता है, और लगभग सारी फैट कहां पे डाइजेस्ट हो जाती है? डोडिनम में डाइजेस्ट हो जाती है। अब बात अपनी करनी थी अपन को किसकी? न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की। तो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की जो शुरुआत करता है कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेज एंजाइम। ज्यादा समझाने की अब जरूरत पड़ी नहीं है आपको, क्योंकि ये टूटना किस में है? न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड्स में। यस। तो इस तरीके से अपना डोडिनम में डाइजेशन खत्म होता है। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर वर्क करता है कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियेज एंजाइम, और ब्रेक करता है इसको किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड, और अपन कह सकते हैं कि यदि इसके अलावा थोड़ा ज्यादा डाइजेशन होता है तो यहीं पे थोड़ा बहुत टूट जाएगा किसमें? ये न्यूक्लियोसाइड में, और साथ में जुड़ जाएगा क्या? फास्फेट आयन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जेजुनम। तो जेजुनम के लिए मैं पहले ही स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त बोल चुका था कि जेजुनम में कोई भी फैट डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे स्टोमक और डोडिनम में डाइजेस्ट हुआ फूड, जो कि लगभग काफी हद तक इस फॉर्म में आ जाता है, जूसी फॉर्म में आ जाता है। यानी कि अपन ने लिया था सॉलिड और सेमी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब जैसे जैसे डाइजेशन आगे होता जाता है तो सारा फूड किस फॉर्म में आता जाता है? लिक्विड फॉर्म में आता जाता है। तो यहां तक आते आते काफी फूड किस फॉर्म में आ जाता है? आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उस लिक्विड डाइजेस्टिव जूसी फॉर्म को, लिक्विड डाइजेस्टिव जूसी फॉर्म को, या डाइजेस्टिव जो जूसी फॉर्म है डाइजेस्टिव फूड की, उसको जेजुनम की स्पेसिफिक सेल्स, जिनको बोलते हैं अपन एंटेरोसाइट्स, जेजुनम की एंटेरोसाइट्स क्या करती हैं? उस जूसी फॉर्म में डाइजेस्ट हुए फूड को
एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इसके बाद अपन बात करें डाइजेशन इन इलियम। डाइजेशन इन इलियम, एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजन क्या है इंपॉर्टेंट होने की कि अच्छा सारे जो भी पार्ट्स हैं उनको अपन ने इंपॉर्टेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रक्चर देखते वक्त बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि लगभग 6 to 7 मीटर होता है। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट है क्यों, तो सुनना, 2-3 छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि डाइजेशन प्रोसेस इलियम पार्ट में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इन इलियम। 2 सेंटेंस बोल रहा हूं मैं आपके सामने इलियम के लिए। एक तो बोल रहा हूं कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, और एक बोल रहा हूं कंप्लीट फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरा जो सेंटेंस मैंने बोला कि कंप्लीट फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट फूड डाइजेस्ट कभी भी नहीं होता। कंप्लीट फूड का डाइजेशन होता ही नहीं है। अगर हो जाता तो फिर जो वेस्ट बचता है या डेफिसिट जो बचता है वो बचता ही नहीं, और हमें कोई एजेशन की आवश्यकता नहीं होती यदि कोई डेफिसिट या वेस्ट मटेरियल बचता नहीं। तो इसका मतलब फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता ही नहीं है। हाँ, डाइजेशन प्रोसेस जरूर कंप्लीट हो जाती है, कहां पे, इलियम में। अब वो कैसे होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट आपका मेनली किस फॉर्म में लिया था अपन ने, स्टार्च फॉर्म में लिया था, और उसको तोड़ा था अपन ने किसमें, माल्टोस में। स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है, जबकि माल्टोस आपका क्या है, डाइसैकेराइड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट आपका माल्टोस में ही टूटता है। इसके अलावा कुछ और डाइसैकेराइड्स हैं जो मैंने आपको शुरू में बताए थे एक बार, कि डाइसैकेराइड में लैक्टोस है, माल्टोस है और सुक्रोस है। मेनली ये अपन के काम के होने को और भी हैं। तो देखते हैं किस किस तरीके से उनका डाइजेशन होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं माल्टोस की। माल्टोस एक क्या है, डाइसैकेराइड है। माल्टोस डाइसैकेराइड है। इसके ऊपर वर्क करता है इलियम में मौजूद जो इंटेस्टाइनल जूस है। इलियम की वॉल्स के द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है, उस इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं अपने कौन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और उन डाइजेस्टिव एंजाइम में से एक है आपका माल्टेस। और ये माल्टेस क्या काम करेगा, माल्टोस को ब्रेक करता है किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। यानी कि ये तो अच्छे से पता है आपको कि डाइसैकेराइड है ये, और ये भी पता है आपको कि ग्लूकोज क्या है, आपका मोनोसैकेराइड है। तो इसका मतलब मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। लेकिन दोनों मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, किसमें, माल्टोस में। इसके बाद अपन बात करें सुक्रोस। सुक्रोस के ऊपर जो एंजाइम काम करता है वो है सुक्रेस। और इस सुक्रोस जो भी एक क्या है, डाइसैकेराइड है, और इसको तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसके बाद अपन बात करें लैक्टोज। लैक्टोज की बात करें तो इसके ऊपर वर्क करता है कौन सा एंजाइम, लैक्टेस एंजाइम, और उसको तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, डाइसैकेराइड हैं। सारे के सारे क्या हैं, डाइसैकेराइड है। और इधर जो सारे लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मोनोसैकेराइड है। एक चीज जो नजर आ रही है आपको कि ग्लूकोज सब में क्या है, कॉमन है। ग्लूकोज सब में कॉमन है। बस ध्यान क्या रखना है कि माल्टोस में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि 2 ग्लूकोज मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं, एक डाइमर बनाते हैं, यानी एक डाइसैकेराइड बनाते हैं। जबकि सुक्रोस बनाने के लिए ग्लूकोज के साथ कौन होता है, फ्रक्टोस, जो भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। जबकि लैक्टोस बनाने के लिए ग्लूकोज के साथ क्या मौजूद होता है, गैलेक्टोस मौजूद होता है, और ये खुद भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। इसके बाद अपन बात करते हैं फैट के डाइजेशन की। तो फैट के डाइजेशन की बात करें तो मैंने कहा था आपको कि कौन सा एंजाइम काम आता है, लाइपेज एंजाइम काम आता है। और अब यहाँ पे टूट जाएगा सारा का सारा। मैंने बोला था उस वक्त फैटी एसिड और
डाइग्लिसरॉइड में। लेकिन यहां तक आते आते ये बिल्कुल सिंपल होकर के इसमें टूट जाता है मोनोग्लिसरॉइड में। किसमें टूट जाता है? मोनोग्लिसरॉइड्स में। क्लियर? तो इस तरीके से फैट आपकी क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई होकर के मोनोग्लिसरॉइड में टूट जाती है। किस एंजाइम की हेल्प से? लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। इसके बाद अपन बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन यहाँ पे किस फॉर्म में आ चुका है? डाइपेप्टाइड फॉर्म में आ चुका है। किस फॉर्म में आ चुका है? डाइपेप्टाइड फॉर्म में आ चुका है, और साथ में पेप्टोन्स मौजूद था। तो डाइपेप्टाइड और पेप्टोन्स के ऊपर वर्क करता है कौन सा एंजाइम? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज कहाँ पे? इलियम में। डाइपेप्टाइडेज एंजाइम इसको तोड़ता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। किसमें तोड़ता है? अमीनो एसिड्स में। इसका मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं? अमीनो एसिड्स के बनते हैं। इलियम तक आते आते कोई सा भी कॉम्प्लेक्स फूड हो वो सारा का सारा किस फॉर्म में आ जाना है? बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में आ जाना है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया था स्टोमक में भी, ड्यूोडेनम में भी, और प्रोटीन वहां तक डाइजेस्ट होते होते किस फॉर्म में आ चुका था? डाइपेप्टाइड यानी और पेप्टाइड फॉर्म, पेप्टोन्स फॉर्म में आ चुका था। अब काफी सिंपल होते हैं ये भी, लेकिन अमीनो एसिड के कंपेयर में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ये कह सकता हूं कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन आपका बनता है किससे? अमीनो एसिड के। किससे बनता है? अमीनो एसिड से। यानी कि अमीनो एसिड का यदि पॉलीमराइजेशन किया जाए, अमीनो एसिड का यदि पॉलीमराइजेशन किया जाए यानी पॉलीमर बनाया जाए, तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या होगी? प्रोटीन होगी। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि प्रोटीन आर द अमीनो एसिड। ऑल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। ऑल प्रोटीन आर अमीनो एसिड। सारी की सारी प्रोटीन जो है वो क्या है? अमीनो एसिड हैं। लेकिन ये नहीं कह सकता मैं कि ऑल अमीनो एसिड्स आर, ऑल प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड। सेंटेंस सही है। यदि मैं कह दूं ऑल अमीनो एसिड, सेंटेंस गलत है। सारे अमीनो एसिड प्रोटीन बनाए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। सारे अमीनो एसिड क्या बनाए? प्रोटीन बनाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सारी प्रोटीन किससे बनी है? अमीनो एसिड से बनी है। सारी प्रोटीन किससे बनी है? अमीनो एसिड से। ये बात हुई आपकी किसकी? फैट की और प्रोटीन की। एक और बचा आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड भी आपका किस फॉर्म में आ चुका था? न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में आ चुका था। न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में आ चुका था। अब इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एंजाइम काम करता है न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज, और न्यूक्लियोटाइडेज इसको किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आयन। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि डीएनए का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंपलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और न्यूक्लियोसाइड के साथ यदि फास्फेट आयन जुड़ जाता है तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? डीएनए या आरएनए कहलाती है। अब बात करते हैं कि ये तो डाइजेशन प्रोसेस आपकी बिल्कुल क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर एग्जैक्ट होगा। यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से मैं कहूँगा आपको कि जो भी आप एंजाइम्स का ध्यान रखें और किस किस में ब्रेक हो रहा है वो सबका विशेष तौर पे ध्यान रखें। ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है यहाँ पे। एक बार जब अच्छे से पता लग जाएगा आपको तो फिर रेगुलर इंटरवल्स पे भी इनको देखते रहें, क्योंकि भूल हो सकती है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे फूड का डाइजेशन होता जाता है वैसे वैसे ये फूड किस फॉर्म में होता जाता है? जूसी फॉर्म में आता जाता है। और इलियम तक डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब इलियम तक आते आते फूड कैसा हो चुका है? जूसी फॉर्म में आ चुका है। और स्ट्रक्चर यदि आपको याद है, जिन लोगों ने वीडियो देखी है उनको सबको पता है कि इलियम की इनर वॉल्स पे क्या पाए जाते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई क्या करेंगे कि इलियम में जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो सारा किस फॉर्म में आ चुका है? लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि जूसी फॉर्म में आ चुका है। तो ये माइक्रोविलाई अब इस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद भेज देते हैं कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल के पास प्रेजेंट सराउंडिंग टिश्यूज में, और वहां मौजूद मिलेगा आपको कौन? ब्लड।
यानी कि आपका डाइजेस्टिव फूड है वो सारा का सारा कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया। और आप जानते हैं कि ब्लड होल बॉडी में रेगुलरली क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा वैसे वैसे आपका ये फूड भी सर्कुलेट होता रहेगा। इस तरीके से आपकी डाइजेशन प्रोसेस प्लस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दोनों कंप्लीट हो जाती हैं कहाँ पे, इलियम में। फिर अपन बात करते हैं कि जो बचा हुआ रिमेनिंग फूड है वो आपका कैसा है, इनडाइजेस्टिव फूड है, यानी कि लगभग वेस्ट मटेरियल है। लेकिन जैसे ही इलियम से वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट जहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता, और अपन ने कहा था कि सीकम इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स, तो इसके बाद ये कोलन में पहुंचेगा। कोलन में भी मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था स्ट्रक्चर बताते वक्त कि कोलन में कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन इसका फर्मेंटेशन होता है फूड का। फर्मेंटेशन का मतलब कि कोलन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया इस फूड को फर्मेंट करते हैं, यानी कि इसका मिनरलाइजेशन करते हैं। और जो एब्जॉर्बिंग मिनरल्स हैं या कहें कि यूजफुल मिनरल्स हैं, उनको बॉडी दोबारा से यानी कोलन के मीडियम से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। और इसके साथ साथ जो उस इंडाइजेस्टिव फूड के अंदर एक्स्ट्रा वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, उस एक्स्ट्रा वाटर के अमाउंट को भी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एटलीस्ट ये फूड पहुंचेगा आपका कहाँ पे, रेक्टम में। और रेक्टम जैसे जैसे फुलफिल होता जाता है और एक उसकी हाईएस्ट लिमिट तक पहुंचता है, तब इस इंडाइजेस्टिव फूड यानी कि वेस्ट मटेरियल यानी कि डेफिसिट को क्या कर दिया जाता है, एनस के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और वेस्ट मटेरियल और डेफिसिट को एनस के थ्रू बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन, यानी कि इंडाइजेस्टिव फूड इज इजेक्टेड थ्रू द एनल। तो ये डाइजेशन के बारे में सारी की सारी बात हो चुकी है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने स्ट्रक्चर पढ़ी, मैकेनिज्म पढ़ी। यदि आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स जान करके उनका यथासंभव जवाब दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि है भी तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में उसको लिखें। लेकिन एक और बात, जिन लोगों ने सारी वीडियोस सीक्वेंस में नहीं देखी हैं, तो मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि आप सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखें। इन सारी वीडियोस के लिंक सब्सक्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप कंटिन्यू कर पाएँ। और एक बिना सीक्वेंस में इनको पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।